तो हाँ भाई, आ गए सारे। कैसे हो सभी? मैं हूँ आपका अरमान भैया एंड स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द वंडरिंग पाई पर। ठीक है। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। नाम है चैप्टर का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है। आपके क्लास 9 से ही इकोनॉमिक्स एज ए नया सब्जेक्ट चालू होता है ना। क्लास 8 तक इकोनॉमिक्स नहीं लगता। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है जो आप नाइन्थ में भी पढ़ोगे और टेंथ में भी पढ़ोगे। सबसे आसान एंड सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर क्या है ना, इकोनॉमिक्स का बेसिक चैप्टर है जिसके अंदर आपका पर्पस क्या रहेगा। एक तो मेरे कुछ क्लास के रूल्स है। ठीक है। रूल्स है, रूल्स देख लो क्या क्या है। पहला, नोट्स साथ साथ बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, कोई पीपीटी नहीं लेके आया, मैं भी आपके साथ साथ ही लिखूंगा। ठीक है। जो मैं लिखूंगा बस आपको वो एसएसटी की क्लास में लिखना है, क्योंकि मैं फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बनवाऊंगा। ठीक है। तो नोट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स। तो मेरे नोट्स फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी मिले। तो नोट्स साथ साथ बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने में देरी नहीं करनी और नोट्स को रेगुलरली रिवाइज करना है। ठीक है। तो मैं नोट्स ही ऐसे बनवाता हूँ कि आप उसको 15 से 20 मिनट में किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अगर हिस्ट्री का चैप्टर है तो 20 से 25 मिनट, अगर 20 से 25 मिनट भी लगेंगे नहीं, 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने 2-3 बार कर रखा होगा तो। ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है। तो हाँ, तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में पर्पस क्या है आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, नोट्स बनाने हैं। तो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का पर्पस क्या है? तो इस चैप्टर का पर्पस आपका होने वाला है टू इंट्रोड्यूस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? उत्पाद या फिर कुछ बनाना, जो हम चीज़ें बनाते हैं। अब बनाने से यहाँ पर क्या मतलब होगा? जो हम चीज़ें कमर्शियली बनाते हैं, है ना, कमर्शियल यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना लिवलीहुड सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो उस चीज़ के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, यहाँ पर हम उसको सीखने वाले हैं। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पालमपुर क्या है ना, पालमपुर सबसे पहला पॉइंट तो हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, यानी कि ये विलेज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता भी हो तो भी हमारी बुक में इसको एज इमेजनरी विलेज लिया है, कुछ बातों को समझाने के लिए। ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी ने खुद की मर्जी से ये विलेज बनाया है। ठीक है। तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। दूसरा पॉइंट क्या है? वैसे तो अभी पालमपुर जो ये वाला लेक्चर है ना, ये एक छोटा लेक्चर होगा क्योंकि लेक्चर 1 है ना। तो पालमपुर के बारे में ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम। सिर्फ मैं ही बताना भूल गया था, इस लेक्चर में सिर्फ पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे। पालमपुर में क्या है, अगले लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे। ऐसे 7-8 लेक्चर आ सकती हैं चैप्टर 1 के, लास्ट में कंबाइन करके एक 1 शॉट अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है पूरी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है। तो पालमपुर हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल आप समझ गए, इमेजिनरी विलेज है, यानी कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ओके। और दूसरा क्या है, इस विलेज में फार्मिंग जो है ना, वो मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग इस विलेज की मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग के अलावा कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि जैसे वुमेन वगैरह या फिर कोई भी चाहे मेल भी हो, तो वो घर पर बैठकर कुछ स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा रखी, छोटे स्केल पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है। उसके अलावा डेयरी है, डेयरी का थोड़ा काम है इस विलेज में। और उसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट का भी काम है इस विलेज में। ठीक है, एटसेट्रा। और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे काम चलते हैं इस विलेज में। ठीक है। अब जो भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, एक सेकेंड। तो एक सेकेंड बस। तो ये मैंने जो भी लिखे हैं, तो ये मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब क्या है, विलेज में होने वाली अदर एक्टिविटीज़ है।
ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ है, क्योंकि मेन एक्टिविटी तो आपकी फार्मिंग ही है जो इस विलेज में होती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये सब एक्टिविटीज़ एक लिमिटेड स्केल पर होती है ना। तो ये सब एक्टिविटीज़ एक लिमिटेड स्केल पर होती है। उसके अलावा क्या पॉइंट बनता है अगला, तो जो भी ये पूरी एक्टिविटीज़ है, जितना भी आपने इधर लिखा है, एक सेकेंड, ये बनेगा क्या सर्कल, ठीक है। तो जो भी ये पूरी एक्टिविटीज़ है, फार्मिंग को भी एंड जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, इनको करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, है ना। इनको करने के लिए अपन को कुछ नीड्स वेरियस रिसोर्सेज, यानी कि इनको परफॉर्म करने के लिए अपनों को कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, है ना। रिसोर्सेज आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। रिसोर्सेज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही बेसिक वर्ड है, तो इसकी डेफिनेशन पर तो अपने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इनको करने के लिए अपनों को जैसे हो गए कुछ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, अपन फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, अपना डेयरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनों को ज़मीन चाहिए, लैंड रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। और डेयरी के लिए अपनों को एनिमल्स चाहिए, तो वो हो गए, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आगे वो सब। कुछ अपन को मैन मेड आइटम्स चाहिए। मैन मेड आइटम्स क्या हो गई, जैसे दूध इकट्ठा करने के लिए बाल्टी चाहिए, है ना। फार्मिंग करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, या फिर कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो मैन मेड एक्टिविटी, मैन मेड आइटम्स हो गई। तीसरा अपन को ह्यूमन एफर्ट चाहिए। ह्यूमन एफर्ट भी तो रिसोर्स ही है ना भाई, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना, ह्यूमन रिसोर्स आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो ह्यूमन एफर्ट भी रिसोर्स है, ठीक है। और उसके अलावा चौथी चीज़, मेन बात तो भूल ही गए भैया, मनी भी तो चाहिए इन सबको करने के लिए, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में बेसिकली यही सब देखेंगे कि ये सब कहाँ से आता है, ठीक है, एंड इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे कैसे होता है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये क्या हुआ था, एक सेकंड रुकना यार, ठीक है। पता नहीं क्या चल रहा है यार, कुछ प्रॉब्लम थी शायद, इग्नोर करते हुए अपन पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। अब वापिस से पालमपुर की हेडिंग डालेंगे अपन, एंड अब हम चलेंगे इस विलेज की सिनारियो के ऊपर कि विलेज में चल क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस विलेज के हम मेनली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इस विलेज के ट्रांसपोर्टेशन का क्या सीन है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो है कि ये विलेज वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस, यानी कि आसपास के विलेजेस जितने भी हैं उन सब के साथ में वेल कनेक्टेड है। विद नेबरिंग विलेजेस कह सकते हो, या फिर नेबरिंग टाउन्स कह सकते हो। ये सब आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिखवा रहा हूँ मैं नोट्स में, ठीक है। तो ये सब आपको आनी चाहिए। एक पॉइंट है कि रायगंज है वो 3 किलोमीटर है इस पालमपुर से, तो रायगंज नाम का कोई और विलेज है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। अब वैसे ये आपको याद हो, मतलब करने को आप ध्यान रख सकते हो, 5-7 बार नोट्स पढ़ोगे अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। वैसे जनरली ऐसा पूछता नहीं है कि 3 किलोमीटर दूर कौन सा विलेज है, ऐसा इतना काम नहीं आता, ठीक है। तो फिर भी 5-7 बार जब नोट्स रिवाइज करोगे तो इस पर प्रेशर नहीं डालना कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर रायगंज है, ऐसे नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि मेन पॉइंट क्या है ना यहाँ पर, कि पालमपुर, मेन पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि जो पालमपुर है, हाँ, पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है विद नेबरिंग विलेजेस। पालमपुर वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस के साथ में, मेन पॉइंट आपका ये है, ठीक है। वेल कनेक्ट, उसका कनेक्शन वेल है, ये आपका नेबरिंग पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ऑल वेदर रोड है, ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू रायगंज एंड शाहपुर। तो शाहपुर एक टाउन है विलेज के पास में, तो एक ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड का क्या मतलब होता है, ऑल वेदर रोड का मतलब होता है, ऑल वेदर रोड का मतलब होता है एक पक्की रोड है, यानी कि किसी भी सीज़न पर ख़राब नहीं होती, ठीक है। एक पक्की रोड है, ठीक है। तो पक्की रोड है यानी कि विलेज वेल डेवलप्ड है, ठीक है। लास्ट में है ना, इस मेनली जो पालमपुर है वहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है या नहीं, आपके हिसाब से अगर है तो क्यों है। तो उसी के 4-5 फैक्टर है वो अपन देख रहे हैं। तो पहला तो यही हो गया कि वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस और टाइम से, और ऑल वेदर रोड है विलेज के अंदर, ठीक है। आगे देखें तो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स क्या क्या है विलेज में, ठीक है। अब यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि व्हीकल्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, या फिर, ठीक है, या फिर अगर आप ये वाला पॉइंट भी लिख रहे हो कि वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस के साथ में, तो वहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हो,
ठीक है, तो क्या क्या व्हीकल्स है, तो नॉर्मल जो व्हीकल्स विलेजेस में आपको देखने को मिलते हैं अपने आसपास वही है। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। बुलॉक कार्ट्स हो गए, ठीक है, टांगास हो गए, एंड उसके अलावा बोगीज। ठीक है, बोगीज के अंदर एक और पॉइंट है एनसीईआरटी में, लोडेड विद जैगरीज, यानी कि बोगीज के ऊपर ये लोग गुड़ गुड़ रख कर लेकर जाते हैं। जैगरी का मतलब होता है गुड़, गुड़ जिसको आप कहते हो, है ना। ठीक है, तो और उसके अलावा मोटरसाइकिल्स है विलेज में। मोटरसाइकिल्स आप भी देखती हो, है ना। 2-3 नाम लिखने होते हैं एग्जाम्पल के लिए। ये भी लिखना ज़रूरी नहीं होता, ये अपने को इसलिए लिखने होते हैं ताकि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़े, वो आपको मार्क्स देने चाहे। ठीक है, उसके लिए ये सब चीज़ें लिखनी होती है। तो ये इतने विलेजेस है जो इतने व्हीकल्स है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने सारे लिख लिए, आप भी नोट्स में सारे लिख लेना। 2-4 बार नोट्स पढ़ोगे तो ये तो वैसे भी कॉमन है, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, है ना। यहाँ से ही पता लग जाता है कि विलेज वेल डेवलप्ड है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पालमपुर की कम्युनिटी या फिर पालमपुर में लोगों का डिवीज़न कैसा है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पालमपुर कम्युनिटी एंड पीपल, या फिर पालमपुर की सोसाइटी भी कह सकते हो। तो उसका क्या सीन चल रहा है पालमपुर में, है ना। तो पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बता रहा, है ना। पालमपुर में 450 फैमिलीज़ है और अलग अलग कास्ट की है ना। एक कास्ट की नहीं है, सभी अलग अलग कास्ट की हैं। ठीक है, और अब 450 फैमिलीज़ का भी आगे डिवीज़न है। वो डिवीज़न किस हिसाब से है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है, 80 फैमिलीज़ है अपर कास्ट की, और जो अपर कास्ट की फैमिली है उनके पास में विलेज की मेजॉरिटी ऑफ द लैंड है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है 450 में से, और उनके पास में मेजॉरिटी लैंड है विलेजेस की, यानी कि विलेज की मेजॉरिटी लैंड सिर्फ 80 फैमिली कंसंट्रेट करती है, यानी कि 450 फैमिलीज़ में 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट की है और वो 80 फैमिली मेजॉरिटी लैंड विलेज की अपने पास में रखती है। ठीक है, अपर कास्ट की फैमिली है तो पुश्तैनी पैसा होगा या फिर पहले से ही रिच होंगे, है ना। तो उसके कारण उनके पास में मेजॉरिटी लैंड है विलेज की। इनके घर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इनके लार्ज हाउसेज हैं। ठीक है, और उसके अलावा पक्के हाउसेज हैं मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट प्लास्टरिंग। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, लिखने में कुछ नहीं जा रहा ये। अब देखोगे ना, अभी तक शायद 2 पेज के नोट्स बने होंगे, है ना। मैं खुला खुला लिख रहा हूँ, आप थोड़ा भीड़ा करके फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखना। ठीक है, अगला क्या है, अगला है एससीज और दलित्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि पालमपुर में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एससीज या फिर दलित्स की है। ठीक है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एससीज या फिर दलित्स की है। एससीज का क्या मतलब हो गया, स्केड्यूल्ड कास्ट्स। ठीक है, एससीज का क्या मतलब हो गया, स्केड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है कि ये लिव इन कॉर्नर ऑफ द विलेज, तो ये विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एक्चुअली उस पॉइंट का काउंटर है कि पालमपुर वेल डेवलप्ड विलेज है, तो ये वाला पॉइंट उसका काउंटर है। ठीक है, तो इसी कारण से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पर लिखना है काउंटर पॉइंट। इसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कैसा आएगा वो तो अपन तब देखेंगे जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट काउंटर है। अब आप खुद सोच सकते हो ना कि आज के ज़माने में तो कास्ट वाला कोई सिस्टम रहा ही नहीं है ना। अपन तो सबको इक्वली मानते हैं। अब किसी से दोस्ती करने से पहले ये थोड़ी ना पूछते भाई तो कौन सी कास्ट का है ना। ठीक है, तो 80 लेकिन अब पालमपुर में क्या चल रहा है कि 450 फैमिलीज है, 80 फैमिली अपर कास्ट की है और उनके पास में सारी विलेज की लैंड है। उनके घर तो बड़े बड़े हैं और पक्के घर हैं। ठीक है, और बाद में क्या रह गए, 1/3 पॉपुलेशन यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो एससीज या फिर दलित्स की है वो भाई विलेज के कॉर्नर में रह रहे हैं, यानी कि एक छोटी सी जगह दे रखी है उनको कि यहाँ पे तुम लोग रह लो। ठीक है, हाँ, इनके घरों का भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। तो ये स्मॉल हाउसेज में रह रहे हैं। ठीक है, इनके हाउसेज स्मॉलर हैं और मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ये भी देख सकते हो कि इनके पक्के घर भी नहीं है, मड और स्ट्रॉ के घर बने हुए हैं इनके। आगे अपन देखेंगे इसी चैप्टर में कि यही लोग हैं जो ये अपर कास्ट फैमिलीज़ के लिए काम करते हैं इनके खेतों में। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है पालमपुर की,
अब ये वाला पॉइंट अच्छा है, यहाँ से आप 3 पॉइंट लिख के आ सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए। जो अभी ये वाली स्लाइड है ना, ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगी। अच्छा, आपको नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो चैनल है हमारा वहाँ पर मिल जाएंगे, वो उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो इसमें अपन 3 तरीके की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। पहली है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या कंडीशन है ना विलेज में। तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या कंडीशन है कि एक तो मोस्ट हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी कि मेनली मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस के पास में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि विलेज में इलेक्ट्रिसिटी तो है और लोग उसका यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर यूज़ हो रही है, यूज्ड इन ट्यूबवेल्स, है ना। जो ट्यूबवेल्स होते हैं फील्ड्स में पानी के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। और उसके अलावा ऑल्सो यूज्ड इन स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे मोटे बिजनेस चल रहे हैं गांव के अंदर, ठीक है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमें देखने को मिल जा रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से ये वाला विलेज पूरी तरीके से अवेयर है, यूज़ कर रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। और उसके अलावा अगला पॉइंट हम देखेंगे एजुकेशन के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर क्या है कि 2 प्राइमरी स्कूल है विलेज में, 2 प्राइमरी स्कूल्स। ये पॉइंट याद रखना है भैया, कितने प्राइमरी स्कूल्स और वो सब, इसमें एमसीक्यू आ जाता है और आए भी हुए हैं, ठीक है। 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, बस 2 ही है। 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, तो टोटल 3 स्कूल्स भी है विलेज में। गांव के अंदर 3 स्कूल होना बड़ी बात है भैया, ठीक है, कई कई शहरों में नहीं होते। और तीसरा अपन देखेंगे हेल्थ फैसिलिटी के बारे में। कोई विलेज को अगर आप वेल डेवलप्ड कह रहे हैं तो हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए ना। तो एक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, एक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको सरकार चला रही है, रन बाय गवर्नमेंट। उसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, ठीक है। तो एक पॉइंट अपन ने पहले देख लिया था ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया और चौथा पॉइंट ये हो गया। 5वें पॉइंट पे अपन ने जो देखा था कि यानी कि जो वो पहले वाला पॉइंट था ना, तो उसमें आप उसको 2 पॉइंट बना सकते हो कि वेल कनेक्टेड है, नेबरिंग विलेजेस से ऑल वेदर रोड है, और फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। या फिर आप एक पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हो कि लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब अपन ने जो भी पहले सारे पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस पॉइंट्स, बेस्ड ऑन प्रीवियस पॉइंट्स अपन क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो शोज डैट पालमपुर इज अ डेवलप्ड विलेज, यानी कि पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है, पिछड़ा हुआ विलेज नहीं है, डेवलप्ड विलेज है, ठीक है। समरी के रूप में देखें तो अपन क्यों कह रहे हैं इसको वेल डेवलप्ड विलेज, क्योंकि यहाँ पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है, ठीक है, कनेक्शन अच्छा है ना भाई, तो वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स है विलेजेस में, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन के लिए यूज़ होती है, जो यानी कि बाकी कामों के लिए भी, ठीक है। और उसके अलावा स्कूल्स है विलेज में, और उसके अलावा हेल्थ सेंटर भी है। तो 5 पॉइंट ये हो गए, इनको इलेबोरेट करके ही आपको एग्जाम में लिख के आना होता है। लैंग्वेज कैसी लिख के आनी है वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। अभी अपन ने जो नोट्स बनाए हैं, कितनी स्लाइड्स हो गई है, 1 2 3 4 5 6, ये तो समरी हो गई। तो बेसिकली अभी तक 5 स्लाइड्स बनी है, ये आपके रजिस्टर के देखें तो 2 पेज बनते हैं ये, है ना। कई कई बच्चों के तो 1.5 पेज में आ जाएगा। अब आप अब खुद सोचो, अगर आपको इसको रिवाइज करना हो तो जल्दी जल्दी नहीं कर लोगे इस ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अगर थ्योरी होती है ना तो वो पढ़ने का भी मन नहीं करता, अगर ऐसे बना रखा है ना तो वेले बैठे हैं 2 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर लिया। क्या है, पालमपुर है, 450 फैमिली है, 80 अपर कास्ट है, लार्ज हाउस है, ठीक है, स्केड्यूल कास्ट 100, ठीक है। ऐसे होता है क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़।
इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, ट्यूबवेल है, स्मॉल बिजनेस है, 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, रन बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट डिस्पेंसरी, हो गया काम। ठीक है, इसीलिए अपन फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे, तभी मैं ज़्यादा पीपीटी वगैरह पे विश्वास नहीं रखता। मैं पूरी पीपीटी बना के नहीं लाया आपके सामने, है ना। चैप्टर का नाम भी मैंने खुद ने लिखा है। ठीक है, तो जितना लिखोगे ना और जितना इस तरीके से काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब अपन देखते हैं, एक लास्ट में पैराग्राफ दे रखा है फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी में, उसमें लिखा है कि फार्मिंग जो है ना वो मेन एक्टिविटी है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है इंडिया के अंदर। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, और उसके अलावा कुछ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी है। ठीक है, कुछ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आ गई। 3 चीज़ें लिखी है बेसिकली उस पैराग्राफ के अंदर, तो मैं वो सब लिख देता हूँ। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, और उसके अलावा शॉपकीपिंग हो गया। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि ये सब कैसे होता है। अपन इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि ये सब कैसे होता है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। होमवर्क टिल नाउ, होमवर्क क्या रहेगा आज का, एक तो रहेगा कि रिवाइज, पहला तो रहेगा मेक नोट्स पिया। मेरे को तुम पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो पहला तो रहेगा मेक नोट्स। आप क्या कर सकते हो ना, आप टेलीग्राम पर हमें नोट्स की अपनी बनाकर और उसकी वीडियो या फिर फ़ोटो खींच कर भेज सकते हो। हम अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को। ठीक है, तो नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एंड दूसरा काम आपका क्या रहेगा, नोट्स को रिवाइज करना है। ये तो फॉर फुल ईयर है आपका काम, पूरे साल तक ये काम करना है आपको। ठीक है, तीसरा काम आपका क्या रहेगा, तीसरा काम आपका रहेगा रीड दिस चैप्टर 1 है ये आपका इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका आपको पेज नंबर 1 रीड करना है एनसीईआरटी से। ठीक है, पेज नंबर 1 एनसीईआरटी से रीड करना है। वैसे पूरी एनसीईआरटी का पेज नंबर 1 मैंने आपको लिखवा दिया शॉर्ट में यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड ज़रूर से कर लेना इस पेज को। ठीक है, तो इतना होमवर्क रहेगा। और चौथा होमवर्क रहेगा, अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज़ वगैरह सिर्फ इस टॉपिक के मिलते हैं तो वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे ये वाला साइड का होमवर्क है तो इसको मत भी कर सकते हो। ठीक है, मेन आपके ये वाले 3 होमवर्क है, ये 3 आपको करने है। ठीक है, हाँ, जैसे ही थोड़ा सा अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको डीपीपीज वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भैया, एक अच्छा सा कमेंट लिख देना। कोई भी फीडबैक हो, लेक्चर बुरा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, सब आप कमेंट में लिख देना, हम ज़रूर से पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।